ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान को एक ऐसा उजड़ा हुआ और बर्बाद पाकिस्तान मिला जिसकी हालत गुलाम अब्बास के अफसाने ओवरकोट जैसी थी, जिसका हीरो एक इंतहाई खुश पोशाक शख्स होता है जो बेहतरीन लिबास पहने ओवरकोट ज़ेब-ए-तन किए हैट सर पर रखे मटर गश्त कर रहा होता है और अचानक किसी गाड़ी की जद में आकर इंतकाल कर जाता है। अस्पताल में संगे मरमर की मेज पर लेटाकर जब पोस्टमार्टम के लिए उसके कपड़े उतारे जा रहे होते हैं तो उसकी गुर्बत व अफलास और कस्म पुरसी सामने आती है। उसके सिल के गुलूबंद के नीचे कॉलर और नेकटाई तो एक तरफ, सिरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट के नीचे एक बोसीदा सा स्वेटर था जिसमें जा बजा सुराख थे। जिस्म पर इतनी मैल थी जैसे सदियों से नहाया ही ना हो, लेकिन गर्दन साफ करके हल्का हल्का पाउडर छिड़का हुआ था। पतलून को किसी बेल्ट की बजाय एक बोसीदा नेकटाई जैसी धज्जी से बांधा हुआ था। पतलून घुटनों से फट चुकी थी जिसको ओवरकोट की लंबाई छुपाती थी। एक पाँव की जराब दूसरे पाँव से मुख्तलिफ थी और दोनों फटी हुई भी थीं। ओवरकोट की जेबों से उसकी कुल कायनात जो बरामद हुई वो एक छोटा सा स्याह कंघा, एक रुमाल, 6.5 आने और बुझा हुआ सिगरेट। लेकिन अफसाना निगार इस नौजवान की जो जाहिरी तस्वीर कशी करता है वो यूं है। नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूंछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई हों। बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक अधखुला फूल अटका हुआ। सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई। सफेद सिल्क का गुलूबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ। एक हाथ कोट की जेब में और दूसरे हाथ में बेत की एक छोटी सी छड़ी। इमरान खान को मिरास में जो पाकिस्तान मिला वो ऐसे ही खोखला और बोसीदा था। पाकिस्तान के मौजूदा आइन के खालिक जुल्फिकार अली भुट्टो को जो पाकिस्तान मिला था उसके पहले 25 साल यानी 1972 तक पाकिस्तान की शरह पैदावार दुनिया की मजमूई शरह पैदावार से भी ज्यादा थी। 60 की दिहाई में औसत शरह तरक्की 6.8% थी, मगर 70 की दिहाई में 4.8% तक नीचे आ गई। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात से बराह रास्त मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की मुआशी पॉलिसी से जो जवाल का सफर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। कायद आज़म की गवर्नर जनरलशिप के जमाने के पाकिस्तान में $1 के एवज पाकिस्तान के 3 रुपए 6 आने मिलते थे। अमरीका जंगे अजीम दोइम से कमा कमा कर अमीर तरीन हो चुका था और पाकिस्तान के पास अभी तक तकसीम के बाद खजाने के हिस्से भी नहीं आए थे। इसके बावजूद भी हमारी मईशत इतनी मजबूत थी कि न्यूयॉर्क के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में कॉफी की प्याली 5 पेंस यानी पाकिस्तानी 16 पैसों में मिलती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के वजीर खजाना मुबशिर हसन जब 1962 में एक प्रोफेसर थे तो वो लिखते हैं कि उनकी तनख्वाह 1800 रुपए माहवार थी और वो इस तनख्वाह से लंदन की दुकान से $25 का सूट खरीदने की इस्तेताअत रखते थे। लेकिन खुद अपनी वजारत खजाना के दौर में जब वो 1974 में उसी दुकान पर गए तो उनकी कुव्वत खरीद सिर्फ $6 का स्वेटर खरीदने की रह गई थी। जवाल की ये कहानी जिसकी पहली ईंट फख्रे एशिया कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बदतरीन मुआशी पॉलिसी से रखी, उसको नवाज शरीफ ने तकमील तक पहुंचाया। लेकिन नवाज शरीफ का सबसे बड़ा जुल्म ये था कि उसने मुल्क को खोखला तो किया मगर मोटरवेज, पार्क, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और पुररौनक बाजारों से उसे ऐसा मुज़य्यन किया कि आम आदमी की गुर्बत का देखने वाले को एहसास नहीं हो पाता। ये मुल्क जब तख्लीक हुआ तो ये एक किसान का मुल्क था जो इतनी गंदुम उगाता था कि कलकत्ता से मद्रास और बम्बई से पिशावर तक पूरा हिंदुस्तान पेट भरकर खाना खाता था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो तक आते आते ये किसान और सनतकार का साझा मुल्क बन चुका था। कराची की साइड से लाहौर के काला शाह काकू और फैसलाबाद तक लातादाद मिलें लाखों मजदूरों को रिस्क फराहम करती और करोड़ों इंसानों की आसाइश के लिए मसनूआत बनाती। मगर 36 साल बाद जब ये मुल्क इमरान खान के हवाले हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोर ताजिर का मुल्क बन चुका था जिसका अव्वलीन मकसद मुनाफा कमाना होता है। फसल अगर ऑस्ट्रेलिया से सस्ती मिलती हो तो वो अपने मुल्क के खेतों की फसलें गलने सड़ने के लिए छोड़ देता है और बैरून मुल्क से मंगवा कर नफा कमाता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि चीन से जूते, फर्नीचर, बिजली का सामान, बांग्लादेश से कपड़े और कोरिया, ताइवान वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक अशिया मंगवाने से उसके अपने मुल्क की मिलों को ताले लग जाएंगे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ताजिर को सिर्फ एक जगह से माल मंगवाकर दूसरी जगह बेचने से गरज होती है और उसके लिए वो पूरे मुल्क की मईशत को दांव पर लगा देता है। नवाज शरीफ और जरदारी का पाकिस्तान इन्हीं ताजिरों का पाकिस्तान था। चकाचौंध रोशनियों, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की रंगारंग दुनिया,
اور تارکول کی چمکدار موٹر ویز پر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان بھوک اور افلاس میں سسکتا ہوا پاکستان۔ آپ رات کے وقت لاہور کی ایم عالم روڈ سے گزریں اور دکانوں کے شوکیسوں کے سامنے اپنی تصویریں بنا کر کسی بیرون ملک بھیج دیں اور یہ نہ بتائیں کہ یہ کسی غریب ملک کی سڑک ہے، تو شاید ہی کوئی یہ بتا سکے کہ یہ پاکستان ہے۔ دنیا کے ہر برانڈ کے کپڑوں، جوتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کے بورڈ ایک ایسا دھوکہ ہیں جو اوور کوٹ کی طرح اس ملک کی غربت پر ڈالا گیا ہے۔ یہ بدقسمت پاکستان کا مصنوعی روشن چہرہ ہے جو عمران خان کو ورثے میں ملا تھا۔ جب مشرف کے بعد زرداری اور نواز شریف کو یہ ملک ملا تو اس ملک سے اگر $100 کی اشیاء باہر فروخت ہوتی تو $115 کی باہر سے یہاں منگوائی جاتی تھیں۔ خسارہ یا فرق صرف $15 کا تھا جسے کھینچ تان کر پورا کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے شوکت عزیز پہلا وزیر اعظم تھا جس نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ آج ہم $100 کے بدلے $230 کی اشیاء باہر سے منگواتے ہیں۔ یہ $130 کا فرق ہم بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے سے پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مزید قرضہ جات اس فرق کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل کنویں میں گرتی ہوئی معیشت کی صورتحال ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اس گرتی ہوئی ڈوبتی معیشت کو سنبھالنے کے لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان تمام اشیاء کے منگوانے پر پابندی لگاتے جن کا اس ملک میں 99.9% عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس ملک کی دکانوں میں کتوں اور بلیوں کی خوراک اور ان کو نہلانے کے لیے شیمپو بھی باہر سے منگوائے جا رہے ہوں، سیب نیوزی لینڈ سے برآمد ہوں اور گرمیوں میں مالٹے کھانے کے شوقین افراد کے لیے کینو جنوبی افریقہ سے منگوائے جائیں۔ کارپوریٹ کلچر کی اسٹیج کو پر رونق بنانے کے لیے پیرس اور میلان کی فیشن انڈسٹری کی تمام مصنوعات عالم جیسے کئی 100 بازاروں میں کھلے عام میسر ہوں، اور ایسے بدترین حالات میں عمران خان حکومت کا پہلا وزیر خزانہ اسد عمر پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں ان اشیاء پر پابندی لگانا چاہتا تھا، لیکن شیریں مزاری نے کہا کہ منگواؤ لیکن ان پر ٹیکس زیادہ لگا دو، اور وہ ایسا کر گزرے۔ اور اس کے بعد IMF کا وائسرائے حفیظ شیخ اسی پالیسی کو برقرار رکھے تو ایسے غیر سنجیدہ ارکان پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر عمران خان تبدیلی کا خواب دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ سادہ شخص کوئی اور نہ ہوگا۔ سادہ کا لفظ بھی میں نے احتراماً استعمال کیا ہے۔